नमस्कार। सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार के कारण खोजने आई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने 2 दिन तक भोपाल में चली बैठक में प्रत्याशियों समेत कई दूसरे नेताओं से भी चर्चा की। अब रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी, लेकिन हार के कई कारण तो पहले ही सामने आ चुके हैं। प्रत्याशी अपनी पीड़ा इस टीम को भी अवगत करा चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा या ये पूरी कवायद खानापूर्ति बनकर रह जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई बार बुरी तरह हार हुई है। इसके पहले भी कई बार हार की समीक्षा की गई और मंथन किया जा चुका है, लेकिन नतीजा यही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन और खराब होता गया। तो फिर इस बार क्या कुछ नया होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जीतू पटवारी का अध्यक्ष पद सुरक्षित माना जा रहा है। तो फिर एक्शन होगा तो किस पर? पृथ्वीराज ने मीडिया से बातचीत में पहले ही ये संकेत दे दिए थे, लेकिन क्या आला कमान उनकी बातों और अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार करेगा? जीतू, जिनका दावा है कि बीमारी का पता लग चुका है, बस इलाज करना बाकी है, तो ये इशारा किसकी तरफ है? और क्या एमपी कांग्रेस अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दायरे से बाहर निकलती नजर आ रही है? और सदन में कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के साथ क्या उमंग सिंगार ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन अच्छा साबित कर दिया है? आज चर्चा ऐसे ही कुछ सवालों पर। पहले देखिए रिपोर्ट। देश के 8 राज्यों में कांग्रेस की खराब प्रदर्शन या बुरी तरह हार के कारण खोजने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई थीं, जिनमें मध्य प्रदेश के लिए बनी पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली कमेटी ने 2 दिनों तक भोपाल में डेरा डालकर फैक्ट फाइंड की। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों, विधायकों, संगठन के लोगों से चर्चा कर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। लेकिन मीडिया में जो बातें सामने आ चुकी हैं, उनके मुताबिक हर प्रत्याशी ने 2 बात कॉमन रूप से मानी। पहली, शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना का असर, और दूसरी, कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपने क्षेत्र तक सिमट के रह जाना। इसके अलावा कमजोर संगठन भी एक बड़ी वजह रहा। कुछ ने देरी से टिकट बांटने और कुछ ने नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने को भी वजह माना। अब माना जा रहा है कि पृथ्वीराज जल्द ही अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आलाकमान को सौंप सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस रिपोर्ट पर हाईकमान गंभीरता से कोई एक्शन ले पाएगा, क्योंकि कांग्रेस को ऐसी हार कई बार झेलनी पड़ी है, जिसके बाद हार को लेकर चिंतन मंथन भी हुआ। लेकिन कांग्रेस में नेताओं की भूमिका बदलने के अलावा कुछ नहीं बदला। मसलन प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भले ही बदलते रहे, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हुई। जैसे बड़े नेताओं पर हार की कभी गाज नहीं गिरी, जैसे संगठन को मजबूत करने का फॉर्मूला कांग्रेस अब तक नहीं खोज पाई, जैसे नेताओं के पलायन को रोकने का इलाज हाईकमान के पास है ही नहीं। लिहाजा इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश कांग्रेस में किस तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि जीतू पटवारी भले ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन वो अपनी टीम तक नहीं बना पाए थे। ऐसे में उन्हें इस हार का जिम्मेदार नहीं माना जा रहा और उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने के संकेत प्रदेश प्रभारी दे चुके हैं। वहीं बड़े नेताओं के अपने गढ़ तक सिमटे रहने के आरोप पर भी कोई कार्रवाई नहीं बनती। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय, जो इस कमेटी से अलग अलग कारणों से मिले भी नहीं, उन्हें हाईकमान क्या ही कहेगा, क्योंकि अब तो 5 साल कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है। हालांकि पृथ्वीराज के संकेतों को समझें तो क्या नाथ और दिग्गी को अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा? दोनों नेताओं की उम्र और सियासी अनुभव को देखते हुए पार्टी उन्हें वहां दिल्ली की राजनीति में एक्टिव कर सकती है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद होने के नाते दिल्ली की सियासत में एक तरह से एक्टिव हैं ही। वहीं कमलनाथ को भी केंद्र की राजनीति का अच्छा अनुभव है, लेकिन कमलनाथ का बार बार मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा कहना आखिर क्या दर्शाता है? नाथ जब केवल विधायक भर हैं, आखिर वो एमपी में रहकर क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही जीतू और उमंग की जोड़ी मौजूद है। बहरहाल चौहान ने एक और अहम बात कही, वो ये कि अब जाति के हिसाब से नए नेता अंचलवार तैयार किए जाएंगे। क्या कांग्रेस के इस फार्मूले से वाकई बीमारी का इलाज होगा या ये मर्ज और बढ़ जाएगा?
फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो चुकी है। राहुल गांधी जितने सशक्त और सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भी नजर नहीं आए, उतने अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या राहुल मध्य प्रदेश को महत्व दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही है, जबकि अन्य राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे है। ऐसे में क्या राहुल की प्राथमिकता में मध्य प्रदेश शामिल होगा? वैसे माना जा रहा है कि अब जीतू सीधे राहुल गांधी के संपर्क में रहकर नए सिरे से संगठन की जमावट करेंगे, यानी जीतू के फैसलों पर राहुल की छाप साफ नजर आ सकती है। तो क्या जीतू वाकई प्रदेश में एक नई लीडरशिप को तैयार कर पाएंगे या सामने ला पाएंगे, या फिर एडजस्टमेंट के नाम पर वही अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, कमलनाथ और दिग्विजय खेमे के चेहरों को तरजीह मिलेगी? सबको खुश करने के लिए अब तक कार्यकारिणी में 2-2.5 हजार पद बांटने वाली कांग्रेस का ढर्रा क्या जीतू बदल पाएंगे? क्या जीतू को छोटी टीम बनाकर भी प्रदेश कांग्रेस संचालित कर पाएंगे? क्या इसका असर जयवर्धन और नकुल नाथ पर भी पड़ेगा? और क्या नाथ और दिग्गी समर्थक भी इसकी जद में आएंगे, या फिर जीतू सबको साथ लेकर सामंजस्य और समन्वय की राजनीति करेंगे? बहरहाल जीतू पटवारी का दावा है कि बीमारी समझ में आ गई है, अब उसका इलाज करना है। तो क्या जीतू बताएंगे कि आखिर अब तक कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को हार के कारण क्यों समझ नहीं आ पाए थे, और वो कौन सी रामबाण औषधि है जिससे जीतू कांग्रेस का इलाज कर पाएंगे? वो कौन सा तरीका होगा जिससे जीतू नेताओं के पलायन को रोक सकेंगे, या कमजोर संगठन में नई जान फूंक पाएंगे? बहरहाल विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों के तीखे तेवर से ये तो साफ है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग अपनी ताजपोशी को सही साबित करने में जुटे हैं। सदन से इस लड़ाई को सड़क तक लाने का जिम्मा जीतू पटवारी का होगा। उधर अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजों से ही कमलनाथ की अगली भूमिका तय हो सकती है, तो राज्यसभा के जरिए राजा दिग्विजय फिर अपनी महत्ता साबित करना चाहेंगे। ऐसे में चौहान की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हाईकमान मध्य प्रदेश को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में होगा, या फिर ये पूरी कवायद एक बार फिर रस्म अदायगी बन के रह जाएगी? तो चलिए जीतू पटवारी के सामने आखिर चुनौती क्या है, चर्चा शुरू करते हैं। और हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपेश जैन जी और महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले कुछ सवाल, आपकी स्क्रीन पर भी वो सवाल जिस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से पार्टी नेतृत्व और प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आखिर उम्मीद क्या है, और क्या गारंटी है कि ये उम्मीद साकार होगी, चाहे वो कांग्रेस नेतृत्व की हो या मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की? लोकसभा चुनाव हारे नकुल नाथ और दिग्विजय सिंह की बैठक से गैर मौजूदगी आखिर क्या कहती है? जो 3 सदस्यीय कमेटी आई थी उसमें ये 2 चुनाव हारने वाले, एक बहुत अनुभवी और एक नया चेहरा, क्या कांग्रेस में नए चेहरों के साथ छत्रपों का वर्चस्व स्थापित होगा? तो जीतू की टीम में उनकी भूमिका क्या होगी? अभी तक छत्रपों को लेकर के कांग्रेस अपनी उनको ताकत मानती थी, लेकिन कई चुनाव चेहरे हार चुके हैं। तो जीतू पटवारी की नई टीम में क्या कमलनाथ की तर्ज पर सिर्फ एडजस्टमेंट, नेताओं का एडजस्टमेंट नजर आएगा, या फिर इसमें 2028 की कोई तैयारी की झलक मिलेगी भविष्य की कांग्रेस की नींव रखने को लेकर के? भाजपा से सीधे मुकाबले में कांग्रेस और उसके नेता मध्य प्रदेश में आखिर गच्चा क्यों खा जाते हैं? सीधे मुकाबले में भाजपा है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार चाहे विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का, क्यों हार जाती है कांग्रेस? जीतू उमंग के नेतृत्व में क्या कांग्रेस में अब घर वापसी अभियान चलेगा, या यह जोड़ी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी? अंदर से आवाज उठती रही, अजय सिंह जैसे नेता घर वापसी की पैरवी करते रहे। सदन में आक्रामक कांग्रेस नरसिंह घोटाले जैसे मुद्दे पर क्या सड़क की सियासत में संगठन को एकजुट और मजबूत करेंगे? ये बड़ा सवाल है। जिन घोटालों, जिन मुद्दों पर सदन के अंदर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही, क्या सड़क पर भी मजबूत? क्या गारंटी है जीतू के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेगा? कांग्रेस संगठन लगातार बड़ी कमेटी, एडजस्टमेंट, अब जीतू के नेतृत्व में क्या गलतियों से सीख लेंगे कांग्रेस पार्टी और उसका संगठन? आखिर कांग्रेस संगठन की टीम कब सामने आएगी और जीतू के लिए चुनौती क्या है? हार के कारणों में जुटी कांग्रेस नए संगठन को कब सामने लाएगी, और ये एक्सरसाइज कहां तक जा पहुंची है, ये वो सवाल है। आखिर संगठन की टीम कब सामने आएगी और जीतू के सामने चुनौती क्या है?
तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले महेंद्र जी, जो लगातार बैठकें हुई, 3 सदस्यीय दल जो पृथ्वीराज के नेतृत्व में भोपाल पहुंचा था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो या पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी हो, ये बैठकें क्या कहती हैं, कितनी गंभीरता उसमें नजर आई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है राकेश जी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो यहाँ पर रिसर्च करने और सर्च करने आई थी कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों हो रही है, क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार हार रहे हैं और क्यों कांग्रेस लगातार पिछले चुनाव से लेकर अभी तक बहुत बुरी स्थिति में। क्राइटेरिया क्या था, किनसे उनका संवाद हुआ और वो यहाँ कौन से? आए, जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी तो उसमें 3 जो सदस्य थे उनमें बड़े अनुभवी सदस्य हैं तो युवा सदस्य भी थे। देखिए, आपने जिनका नाम लिया, पृथ्वीराज चौहान थे, पूर्व सीएम रहे हैं, बड़े नेता हैं। और इसके अलावा सप्तगिरी उल्का, बड़े जो है बेहतर सांसद माने जाते हैं वो कांग्रेस के। और फिर जिग्नेश मेवाणी, युवा। तो नहीं, लेकिन इन तीनों को मध्य प्रदेश के बारे में कितना ज्ञान था, कितनी बातों? जब वो मध्य प्रदेश में उनकी आमद होनी थी, इससे पहले ही ये पता चल गया था कि उनको किन किन से संपर्क करना है। कॉल पहुंच गए थे जिन जिन से उन्हें संपर्क करना था। उसमें देखिए, प्रायोरिटी पर वो लोकसभा के 29 उम्मीदवार थे जो चुनाव हार चुके थे, उनसे उन्हें मिलना था। दूसरे उनका जो सेकंड फेज था, 2 फेज, क्योंकि 2 दिन का उनका दौरा था, तो जो सेकंड फेज में उन्हें मिलना था वो चुने हुए ऐसे नेता जो पूर्व में या तो विधायकी का चुनाव लड़े या फिर संगठन के महत्वपूर्ण जो पदों पर हैं। और फिर पॉलिटिकल अफेयर समिति के जो सदस्य हैं उनसे उनकी मीटिंग या बैठक हुई। तो ये 3 क्राइटेरिया इसमें थे और तीनों का उन्होंने मूल्यांकन किया, अध्ययन किया। और जो 1 to 1 उनकी मुलाकात हुई उसके बाद निश्चित तौर से ये जो यहाँ से लेकर गए हैं दिल्ली आला कमान के सामने, अब इसके बाद कुछ ना कुछ तो जो क्राइटेरिया था महेंद्र जी, उस पर कोई पार्टी के अंदर से कोई सवाल खड़े हुए कि भाई हमको नहीं बुलाया, इनको ही क्यों बुलाया गया? देखिए, जिनको बुलाया जब वो ही नहीं आए तो फिर अब आते हैं कौन नहीं आए। लेकिन दीपेश जी, पहले दिन के बैठक के बाद अगर कोई रिएक्शन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का उसी समय आया है तो वो रिएक्शन क्या कहता है? देखिए, बहुत बड़ी बात जीतू पटवारी ने कही। पहले दिन ही जब समिति आती है, बातचीत का दौर शुरू ही होता है, उस दिन जीतू पटवारी आते हैं। कांग्रेस के लिए हम कहते हैं कि पता नहीं कांग्रेस किस बीमारी से जूझ रही है जो लगातार उसका प्रदर्शन खराब हो रहा है। क्या गुटबाजी की वो शिकार है या भीतर घात या अंतरकलह या क्या है आखिरकार कांग्रेस की समस्या? उसकी टाइमिंग क्या कहती है दीपेश जी? देखिए, बैठक 2 दिन चली, 2 अलग अलग फोरम थे, महेंद्र जी ने पूरा क्राइटेरिया सामने रख दिया, कुछ लोग नहीं थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। पर पहले दिन ही 2 दिन के दौरे पर आई कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उसके पहले की बीमारी का पता लगा लिया गया। तो क्या बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो बात कर रहे थे कि मुझे मालूम है कि आखिर कहां पर कांग्रेस क्यों फेल हुई है, किसकी क्या भूमिका थी, वो ये कह रहे थे या बैठक से निकले हैं तो बैठक से निकलने के बाद ये बयान उनका कुछ अलग संदेश दे रहा था? आप देखिए, दोनों बातें थी। जब जीतू के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे तो जब उस हार के कारणों की समीक्षा हो रही तब जीतू का बयान बनता था कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तो एक तो उन्होंने उस लहजे में बात कही कि हमें बीमारी का पता है, और दूसरी बात जो पॉलिटिकल कमेटी के सामने वो या जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी और जहां पर प्रत्याशी भी पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर प्रत्याशियों ने जो है जीतू पटवारी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए होंगे, तो बड़े नेता, तो बहुत सारी चीजें थी। उसी के बाद शायद जीतू का जवाब आया है। लेकिन जो सवाल था वो बड़ा मायने रखता है कि आखिरकार आला कमान ने किस उम्मीद से इस टीम को भेजा था। देखिए, 8 राज्यों में टीमें गई हैं, सब में नहीं भेजी है, और मध्य प्रदेश प्रायोरिटी में है कांग्रेस की, जहां पर इतनी बुरी हार भी हुई है, तो बनता तो था टीम का आना। कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीद है कि जो हम लगातार हार रहे हैं, आखिरकार वो क्या वजह है जिन वजह से कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन होता जा रहा है। तो हाईकमान की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कि भाई वो जाए, असलियत का पता लगाए, जमीनी हकीकत देख करके आए कि आखिर वो कौन से फैक्टर है जिनके कारण कांग्रेस एमपी में उठ ही नहीं पा रही। और लेकिन यहीं पर दीपेश जी एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस की एकमात्र आस थी, जो 29वीं सीट थी, जहां पर कमल खिल गया, जहां कांग्रेस हार गई और दिग्विजय सिंह जैसे सबसे अनुभवी नेता को राजगढ़ से चुनाव लड़ाया गया, जबकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। इन दोनों की उस कमेटी के सामने गैर मौजूदगी, कितने भी व्यस्त हों, अगर हारने की तह तक जाना है तो वो 29 उम्मीदवारों में इन 2 पर तो सबकी नजर थी, ये क्यों नहीं आए? देखिए, यहीं से गंभीरता समझ में आ जाती कि कांग्रेस के जो नेता हैं या जो बड़े क्षत्रप हैं वो ऐसी कमेटियों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, या फिर हार के बाद मंथन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कमलनाथ विदेश दौरे पे गए थे, एक्सक्यूज था कि सब पूरे परिवार के साथ गए, लेकिन अगर कमेटी आ रही थी तो क्या 1-2 दिन वो जल्दी नहीं आ सकते थे, या फिर कमेटी से ये नहीं कह सकते थे कि 1 दिन और हमारे लिए वेट कर लीजिए, हम आकर के आपसे चर्चा करते हैं? नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह वो तो यहीं थे,
लेकिन वो भी कमेटी के सामने, जबकि वो खुद राजगढ़ से प्रभारी थे, वो नहीं पहुंचते। नकुलनाथ जो उम्मीदवार छिंदवाड़ा से, थे। जी उम्मीदवार थे, वही प्रत्याशी थे, और जो नकुलनाथ जो स्वयं प्रत्याशी थे वो भी नहीं। और जबकि इन दोनों पर बड़ा दारोमदार था कि आप जीतिए और आसपास की सीटें भी जिताइए, लेकिन वो देखिए कि दोनों महेंद्र हार जी, पे। इन दोनों ने लिखित तौर पर कोई अपने कारण गिनाए हारने के, अपने और प्रदेश में, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं। एक तो कमलनाथ जी तो नकुलनाथ के पिता थे, वही चुनाव लड़ रहे थे, एक तरह से नकुलनाथ का तो उम्मीदवार के तौर पर चेहरा सामने था। खुद दिग्विजय सिंह, क्या लिखित में इस कमेटी के सामने उन्होंने कोई सुझाव दिए या क्या वहां तक कोई कारण गिनाए उन्होंने? सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी थी वो 1 to 1 कर रही थी हारे हुए उम्मीदवारों से, तो नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह की गैर मौजूदगी दिखी। लेकिन उसके अलावा भी 3 और नाम हैं जिनकी गैर मौजूदगी दिखी। उसमें संजय शर्मा है, रामू टेकाम है और ओमकार मरकाम है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह, हालांकि वो अमरवाड़ा उपचुनाव के कारण देखिए पूरे चुनाव में अभी यहाँ पर आते हैं कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बाकी के 3 नेताओं की व्यस्तता है। तो ये 2 जो महत्वपूर्ण नेता हैं, इनमें से ये कहा है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों और जीतू पटवारी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कि दिग्विजय सिंह ने फोन पर चर्चा कर ली थी। अब बचे नकुलनाथ, तो नकुलनाथ का ना कोई वहां पहुंचने की बात है, ना कमलनाथ की उनसे बातचीत की कोई भी चर्चा नहीं है। तो ये साफ जाहिर है कि कमलनाथ ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका बड़ा कद है और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नेता थे वो भी कहीं ना कहीं उनसे जूनियर ही हैं। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान भी इस कमेटी के कोई महत्वपूर्ण सदस्य द्वारा आया है क्या इस चर्चा के बीच नहीं? में? देखिए, किसी भी बड़े नेता के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की किसी भी सदस्य ने मीडिया से इतनी दूरी बनाकर रखी कि उसने मीडिया के सामने कोई भी बात नहीं की। जो भी बात की 1 to 1 बात की, और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के लोग थे उनसे ही बात की, और उसके बाद उन्होंने अपना जो समेटा, जो लेके गए मध्य प्रदेश से, और बस उन्होंने कोई जाने के पहले संदेश दिया तो वो देखिए क्या दिया? एक बात जरूर कही थी। देखिए कुछ प्रत्याशियों ने जरूर कहा सर कि बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा या उनने अपने परिवार के लोगों को लड़ाया, वो अपने क्षेत्र तक सिमट के रह गए, नहीं आए हमारे यहाँ प्रचार करने, सक्रिय नहीं दिखे। और उस पर पृथ्वीराज चौहान ने हैरानी जताई, जो मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात माने। उन्होंने कहा कि भाई दिग्विजय सिंह तो राज्यसभा सदस्य थे, उनको जरूरत ही क्या थी चुनाव लड़ने की। अब ये हालांकि पर थोड़ा सा विरोधाभासी, क्योंकि दिग्विजय सिंह स्वयं लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जिन परिस्थितियों में टिकट दिया गया तो पृथ्वीराज यहाँ चौहान। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कमेटी की अगुवाई कर रहे थे, हाँ। वो दिल्ली के नुमाइंदे हैं। दिल्ली ने ही कहा होगा तभी दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े, तो वो कौन होते हैं कहने वाले कि उनको नहीं लड़ना चाहिए था? बिल्कुल, लेकिन उनको ये चीज समझ में आई कि अगर बड़े नेता पूरे प्रदेश में उस समय प्रचार कर रहे होते, खासतौर पर ग्वालियर चंबल में दिग्विजय सिंह जाते, तो शायद वहां पर कांग्रेस को कुछ और मजबूती मिलती। ये शायद पृथ्वीराज चलिए, का दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अपने क्षेत्र में बंद गए थे क्योंकि वो किसी को लड़ा रहे थे या खुद लड़ रहे थे। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आपके आता है, क्या कांग्रेस में नए चेहरों के साथ अब छत्रपों का वर्चस्व स्थापित होगा? जीतू की नई टीम में उनकी क्या भूमिका होगी? महेंद्र जी, अभी तक छत्रपों को कांग्रेस की ताकत माना जाता था, क्या अब बदलाव के इस दौर में जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक अलग भूमिका में जा रहे हैं, जीतू और उमंग की जोड़ी है, तो क्या विधानसभा और लोकसभा के बाद कुछ नए छत्रप उभर कर आ रहे हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं किसी को? ये क्या जीतू की टीम में नजर आ सकते हैं? देखिए, अब छत्रपों की बात है तो कांग्रेस के अंदर खाने से ही ये आवाजें आ रही हैं कि अब नहीं, अब बस मार्गदर्शक मंडल चाहिए, छत्रपों की छत्र छाया बिल्कुल नहीं चाहिए। कांग्रेस को जीरो से स्टैंड बाई मोड में खुद रहना पड़ेगा और खुद खड़ा करना है, तो उसमें यंगस्टरों को ज़्यादा आगे लाना पड़ेगा। सिर्फ मार्गदर्शकों की भूमिका में अब ये छत्रप नजर आने वाले हैं। राकेश, इनको रिप्लेस कर रहे हैं क्या कोई नए ऐसे चेहरे आ गए? बिल्कुल नए चेहरे देखिए आ ही गए हैं। हाँ, देखिए नए चेहरे 2023 में पॉलिटिकल अफेयर समिति आई थी, वो 21 सदस्यों की थी, उसमें सारे सीनियर थे। 2024 में जनवरी में आती है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के जो बनाई है कांग्रेस ने, दिल्ली से जो लिस्ट जारी हुई, तो उसमें 31 सदस्य थे। 31 में से वो चेहरे गायब थे जो एक दूसरे से थोपे गए। कुछ नए चेहरे उभर कर सामने आए, जिनमें ओमकार मरकाम का नाम देख लें, हम उमंग सिंगार का नाम देख लें, और बाकी कमलेश्वर पटेल का, जी कमलेश्वर पटेल का भी नाम प्राथमिकता से। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे, सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम था, तो ऐसे कई चेहरे ऐसे थे। 21 और 10 चेहरे तो कम से कम हम ये मान लें, और 5 चेहरे उसमें से नदारत। माने दीपेश जी, अगर दिल्ली में राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजनीति सिमट रही है, तो यहाँ भी अब नए चेहरे धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि देर हो गई है, बिल्कुल देर हुई है, लेकिन ये कहें कि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अगर 5 साल जीतू है, की टीम में नजर आएंगे इनके साथ किसी ना किसी देखिए भूमिका में। कोशिश जीतू की यही होगी कि अब ये अरुण, अजय, कांतिलाल, इनके दायरे से हम बाहर निकले, नए चेहरे आए, वरना कब तक यही छत्रप रहेंगे। और अगर ये छत्रप एक और रहेंगे, सवाल यहीं पर कि भाई ये छत्रप कब तक रहेंगे, ये ताकत है या आप कमजोरी साबित हो रहे हैं? जीतू पटवारी की नई टीम में
क्या कमलनाथ की तर्ज पर सिर्फ एडजस्टमेंट नजर आएगा या इसमें 2028 और 29 आगे की झलक, कोई एक नई नींव रखी जाएगी महेंद्र जी? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि जीतू की जो नई टीम है उसका इंतजार सबको है, और नई टीम से पहले छत्रपों के जो ट्वीट हैं या छत्रपों के जो बयान हैं वो भी सामने, उनकी जो बैठक होती है उसमें बयानबाजी होती है कि अब हमें बड़ी टीम नहीं रखना है, क्योंकि कमलनाथ ने जब फाइनल टीम अपनी रखी थी, देखिए 2023 में जनवरी में उन्होंने एक टीम बनाई थी नए सिरे से पूरी। लास्ट टाइम कब गठन हुआ था महेंद्र टीम का? जनवरी 2023 में एक लास्ट जो पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी आई थी, वो तो और संख्या बढ़ाई गई थी। उसमें 105 महासचिव बनाए थे और 50 उपाध्यक्ष थे और 64 जिलाध्यक्षों का पहली बार नई टीम किसने बनाई, कब बनाई थी? ये देखिए कमलनाथ जी की आई होगी टीम, तो कमलनाथ जी की टीम ही थी ये, क्योंकि वही प्रदेश अध्यक्ष थे। ये विधानसभा चुनाव के पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के पहले 2023 नाम इंक्लूड हुए थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे नाम जोड़े गए थे, तो ये जंबो, और इसके बाद ही नहीं 3,000 नाम यहाँ सिलसिला थमा नहीं था। फिर कांग्रेस कार्यालय में एक लेटर पैड रखा गया था और पेन से लिख दिया जाता था कि आप आइए और कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, और आप सचिव, आप जिलाध्यक्ष, फिर उनकी तो संख्या की गिनती हो नहीं सकती थी। तो दीपेश जी, आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है, जीतू पटवारी अध्यक्ष जो इशारा मिल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, हार जीत अपनी जगह है, तो भविष्य की कांग्रेस के लिए अब क्या छत्रपों से निजात और नए चेहरे, जीतू को क्या फ्री हैंड के साथ आगे बढ़ने की? देखिए, जीतू चाहेंगे यही, राहुल के सामने डिमांड भी यही रखेंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं वहां पर इन छत्रपों को एकदम से इग्नोर कर देना, इनसे सलाह ले ली जाएगी कि भाई अपने नाम बताइए आप, तो फिर वही बात होगी कि फिर उनके अपने अपने पट्टाबाज चलेगा, फिर वो कहेंगे हमारे 5 हमारे 10 बढ़ा दीजिए। अब बचा क्या है? तो बात यही कि अगर जीतू को फ्री हैंड मिल रहा है तो फिर जीतू ही चयन करके लाएंगे, या तो हो सकता है उनके यहाँ तो चलता रहता कॉन्टेस्ट रख देंगे कुछ जैसे प्रवक्ताओं के लिए रखते कि भाई अगर आप अपनी योग्यता साबित करें कि आप कितने योग्य है। तो देखिए, कांग्रेस क्या है, बहुत प्रयोगों से गुजर चुकी है और हमें लगता है जीतू के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो 2-2,500, अब जिसको पद ना मिलेगा वो नाराज हो जाएगा, फिर वो पार्टी छोड़ करके जाने की वो राहत पकड़ लेगा। तो यही तो अंतरकलह की कांग्रेस की कहानी है, तो इससे बाहर कैसे निकलेगी? क्या जीतू में यह क्षमता है कि वो राहुल गांधी को विश्वास में लेकर एकला चले, सबको विश्वास में लेकर, लेकिन चेहरे टीम में कौन होंगे? अब उनकी टीम में उपाध्यक्ष कहीं अजय सिंह तो बनेंगे, राहुल से ज्यादा तो बनेंगी नहीं, राहुल से ज्यादा उनको अपने जो छत्रप है उनको भरोसे में लेकर के कि देखिए बहुत हो चुकी है गुटबाजी, छत्रपों का मार्गदर्शन और उनके समर्थकों का एडजस्टमेंट, ये तो जीतू के लिए जरूरी और मजबूरी जो भी समझो वो नजर आएगा। लेकिन एक और सवाल जिस पर चर्चा करते हैं, हम आगे बढ़ते कि भाजपा से सीधे मुकाबले में आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और उसके नेता गच्चा क्यों खा जाते हैं महेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले बुनियादी तौर पर देखें तो संगठन कमजोर है, दूसरा उनके जो नेता हैं वो कहीं भी जाते हैं एकला चलो की नीति अपनाते हैं। पट्टावाद एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो विधानसभा क्षेत्र का नेता होगा, जो लोकसभा क्षेत्र का नेता होगा या जो अंचल का नेता होगा, उनके ही लोग सेट होंगे, चाहे वो उनके मंडल अध्यक्ष बने, चाहे सेक्टर अध्यक्ष बने या फिर बूथ पर बैठे। बाकी के जो कार्यकर्ता निष्ठावान है वो सिर्फ झंडा टांगने के लिए, ये एक नेगेटिविटी गई है इतने सालों में, इसलिए ये हाल हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, टॉप टू बॉटम, यानी शीर्ष से और नीचे तक, यदि कोई कार्यकर्ता को कोई पीड़ा होती है, वो अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते इतना परेशान हो जाएगा जितना वो अपनी पीड़ा से परेशान नहीं होगा। कांग्रेस की ये विडंबना है और कांग्रेस के बड़े नेता इसको जानते हैं। जब तक ये दूर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन जो समन्वय है छोटे कार्यकर्ता से बड़े नेता का, उसमें इन्हें सुधार करना पड़ेगा और अपनी जो कार्यकारिणी है उसको इतना विस्तृत करना पड़ेगा कि गांव-गांव लेवल तक तो अब ये कहने को भर हैं, पहुंचे नहीं हैं। भाजपा का बूथ लेवल मैनेजमेंट कांग्रेस से 10 गुना बेहतर है जी। मंडलम सेक्टर, वही मैं बात कर रहा हूँ, मंडलम सेक्टर की जो आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है या कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी, उनके एक कार्यकर्ता को कोई दिक्कत होती है, उनका ऐप है, यदि उस पर ऐप पर उसने डाल दिया तो दिल्ली तक देखा जाता है। क्यों खा जाती है कांग्रेस और उसके देखिए, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस जिससे आंतरिक लोकतंत्र कहती है वही अनुशासनहीनता है। वहां पर नेताओं को कोई नेता नहीं मानता, कोई सर्व स्वीकार्यता नहीं है, प्रदेश प्रभारी की कोई वक्त नहीं है, हाई कमान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मध्य प्रदेश में। जो यहाँ पर नेता है तो जो साथी हैं वो इस ताक में रहते हैं कि अच्छा ये कुछ नुकसान। तो चलिए चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, समय का अभाव है। कि एक और नया सवाल, जीतू उमंग के नेतृत्व में क्या कांग्रेस में अब घर वापसी अभियान चल सकता है? बीच में अजय सिंह जैसे नेता इसकी पैरवी करते रहे तो वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो मोह भंग होने का सिलसिला जारी है।
तो ये जोड़ी अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए, उमंग और मैं सबसे दिलचस्प बात बताऊं, दिग्विजय सिंह शुरू से कह रहे हैं कि अब किसी की घर वापसी नहीं होगी, कोई पार्टी में नहीं आएगा। जो 27 प्रत्याशी में जो गए टीम के सामने, उनने भी कहा कि जो हमें धोखा देके गए, जो पार्टी छोड़कर गए, उनको नहीं लाना चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन जीतू और उमंग चाहेंगे कि भाई जो नेता गए, हम कुछ को वापस ला करके कम से कम अपनी थोड़ी कॉलर ऊंची करें, क्योंकि देखिए नेता ही नहीं होंगे तो कौन उनके पीछे कार्यकर्ता भी नहीं होगा। क्या महंगी क्या सोचते हैं घर वापसी अभियान को लेकर के? इसमें बड़ा धर्म संकट की स्थिति में रहेंगे, चाहे जीतू पटवारी हो या उमंग सिंघार हो या फिर और बड़े नेता हो जिनकी ये मनसा है कि घर वापसी अभियान हो। क्योंकि जो नेता अब स्थापित हो चुके, जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा किसी ने और उस नेता का विरोध करके वो दूसरा नेता चला गया भाजपा में, अब वो हार गया चुनाव, उसकी टीस और उसकी जो लीडरशिप है वो तो वहां है ना, तो अब वही स्थिति फिर बनेगी। तो कांग्रेस में इस स्थिति को बचा हो सकता है कि बड़े जो कुछ नेता हो, जो बड़े चेहरे हो, उनको धीरे चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अभी टीम बनना है और रोकना भी है। भाई मैं पॉलिटिकल मैसेज देना है कि अभी घर वापसी से ज्यादा तो ये है कि घर छोड़कर कई राज्यों में वापसी हुई है, तो मध्य प्रदेश में अभी खिड़की खुली है, कोई कह नहीं सकते। लेकिन एक और सवाल, विधानसभा का सत्र चल रहा है, नरसिंह घोटाला चर्चा में है कि सदन में जो आक्रामक रुख कांग्रेस दिखा रही है घोटालों घपलों को लेकर के, क्या सड़क की सियासत के लिए संगठन इसमें मजबूती से उठाने में सक्षम है जीतू के नेतृत्व में, या अभी बहुत गुंजाइश बाकी है? दीपेश जी देखिए, सदन में तो विधायक दिखा रहे हैं उमंग सिंघार के नेतृत्व में कि हाँ, अब हम मुद्दा लपकना जानते हैं और उस पर सरकार को घेरना भी जान रहे हैं, लेकिन सदन से उस लड़ाई को सड़क तक लाना ये जिम्मेदारी जीतू पटवारी की होगी। हालांकि इसका उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो मास्टर हैं इस आंदोलन जीवी, वो मतलब कह सकते हैं कि आंदोलन की राजनीति के। तो यहाँ पर जीतू पटवारी के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो अपनी कितनी जल्दी टीम गठित करते और कितनी इस मुद्दे को ठंडा होने से पहले ही इसको सड़क पर देखिए। उमंग सदन की कार्रवाई देख रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस क्या संदेश दे रही है? सिर्फ विरोधियों को, भाजपा को, सरकार को, या अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और हाईकमान को भी कोई नेतृत्व सदन से दे रही है कि इसके बाद सड़क की सियासत में ये जोड़ी कहां होगी? जीतू सदन के सदस्य नहीं है लेकिन अध्यक्ष है। देखिए, जीतू फायरमैन नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के सेशन में कांग्रेस विधायकों ने मुद्दों की घेराबंदी की और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा मैसेज है सरकार के लिए तो है ही कि अब हम मुद्दों को पकड़ रहे हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा पैरेलल आज जो चीजें देखने को मिली, विधानसभा सेशन की बात कर रहा हूं, तो सड़क पर भी देखा संगठन के लिहाज से जब सदन में बहस हो रही थी तब सड़क पर प्रदर्शन हो रहा था। तो ये हाँ, चाहे वो युवा कांग्रेस ही सही, लेकिन कम से कम निकले तो सड़क पर, वो मुद्दे सेम दिख रही है जी, मुद्दे सेम थे। ये ट्यूनिंग है, अभी शुरुआत है, हम इसको शुरुआत कह सकते हैं, अभी धीरे धीरे आगे देखिए, लेकिन इस लय में लेकिन चर्चा देखिए, सदन एक सीमित है, चला जाएगा, मुद्दों का है, वहां पर अपनी एक प्रेजेंस दर्ज करना है, लेकिन सब कुछ आके सिमटता है संगठन पर। तो संगठन से जुड़ा एक और सवाल, क्या गारंटी है कि जीतू के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन अब गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ेगा? चाहे वो कितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे, गलतियां नहीं हो और उससे सीख ले, क्या ये जीतू के लिए संभव है? ये तो करना पड़ेगा, गलतियों से सबक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि गलतियों की एक बड़ी लिस्ट है और सबक भी ले लिए गए हैं। अब संभावनाएं तलाशी जा रही, तो वो संभावनाएं इनसे बीच का रास्ता निकलता है। जैसा आपने कहा, निश्चित तौर से जीतू पटवारी बिल्कुल फूक फूक कर सदन शुरू होने के पहले उमंग सिंघार के लंच में जहां मीडिया को बुलाया गया, ठीक है, सब कांग्रेस के नेता एकजुट ये जो आपने लाइन पकड़ी, ये वास्तव में ये देखने लायक है कि सदन शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष सभी से मिलते हैं और सभी नेता वहां मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो ये माने दीपेश जी कह सकते हैं कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चला है, क्योंकि राहुल गांधी की नजर है मध्य प्रदेश पर, इन दोनों पर है। बिल्कुल, वो हश्र भी देख चुके हैं बाकी नेताओं का कि वो क्या गलती की, उन्होंने कब की, कैसे की। ठीक है, तो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह, चाहे बाकी ने, तो वो जानते हैं कि हमें ये नहीं करना। हालांकि वो खुद भी, दोनों भी कई गलतियां कई मौकों पे कर चुके, चाहे बयानों को लेकर, चाहे दूसरे कुछ घटनाक्रमों को लेकर हो। लेकिन फिर एक लास्ट का सवाल, एक अंतिम सवाल, दोनों से मेरा सवाल, तो इसका जवाब चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस संगठन की टीम कब सामने आएगी? लगातार एक्सरसाइज चल रही है और जीतू के लिए चुनौती क्या क्या है? महेंद्र जी
देखिए, जीतू के लिए चुनौती, सबसे पहली चुनौती है संगठन खड़ा करना, दूसरी चुनौती है अपने बड़े नेताओं में तालमेल बिठाना, तीसरी चुनौती है जिस उम्मीद से आला कमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया उन उम्मीदों पर खरा उतरना, चौथी चुनौती है जो अपने विधायक हैं उन विधायकों से समन्वय बनाकर नेता प्रतिपक्ष यानी सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, पांचवी चुनौती ये है कि कम से कम संगठन के लिहाज से छोटी कार्यकारिणी के साथ एक बड़ा बदलाव प्रदेश में करना। ये जो चुनौतियां हैं ये जीतू पटवारी के सामने बड़ी। दीपेश जी, कुछ और चुनौती बनती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो उनको अपनी कार्यकारिणी गठित करनी है। हमें लगता है राहुल गांधी जब सदन के बाद उसमें क्षेत्रीय और जाति संतुलन उसको बिठाना, फिर सारे पड़ेगा। क्षत्रपों को एडजस्ट करना, फिर उसमें महिला उनको सब जिम्मेदारियां देना, वरिष्ठ उसके जन और अलावा अनुभवी का आशीर्वाद लेना, बिल्कुल, और नई बिल्कुल। लाइन को आगे लाना, नया बिल्कुल। नेतृत्व सामने लाना, सबसे बड़ी बात सिर्फ कि प्रदेश नई नहीं, लीडरशिप मंडल तैयार, स्तर। नई लीडरशिप तैयार करना। और अंचल वाइज जो एक बात और कही पृथ्वीराज ने कि भाई दलित चेहरा नहीं कोई प्रदेश में आपके पास में बड़ा, तो आपको अंचल वाइज एक हर जाति ब्राह्मण चेहरा आपको चाहिए। तो ऐसी लीडरशिप भी क्या जीतू तैयार कर पाएंगे, ये भी एक चुनौती रहेगी उनके सामने। और अब जीतू देखिए कितना जल्दी इस चीज को कवर अप कर पाते हैं, इस पे नजरें हैं, क्योंकि जीतू से उम्मीद बहुत सारी हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जीतू नहीं, लेकिन अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो उससे भी बहुत सहूलियत जीतू तो पटवारी चलिए हम को चर्चा मिलने को वाली है। यही विराम देंगे। कमेटी पहले भी बहुत आई है लेकिन गलतियों से सीख नहीं ली है। धन्यवाद दीपेश जी आपका और महेंद्र जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के औचित्य पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि ऐसी कोशिशें पहले भी अलग अलग तौर पर सामने आई लेकिन परिणाम बेहतर साबित नहीं हो पाए। ऐसा कोई फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया जिससे लगे कि कांग्रेस गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ रही है। समिति का गठन और क्राइटेरिया के तहत नेताओं की मौजूदगी के बावजूद अनुभवी, वरिष्ठ, जिम्मेदार नेताओं का ऐसी बैठक से दूरी बनाना फिर भी एक सवाल खड़ा कर चुका है। तो क्या गारंटी है कि पृथ्वीराज चौहान हार के कारणों की तह तक पहुंच चुके होंगे और उनकी अनुशंसा या रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हाईकमान कोई एक्शन लेगा? और एक बार फिर क्या गारंटी है कि यह खानापूर्ति बनकर नहीं रह जाएगी ये पूरी एक्सरसाइज? कांग्रेस अपनी ढपली, अपना राग की कहावत को कहीं चरितार्थ करने को मजबूर तो नहीं होगी? जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी से कांग्रेस नेतृत्व की उम्मीदें लाजमी हैं, लेकिन बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के सामने है कि वो भविष्य की कांग्रेस की नींव आखिर कैसे रख पाएंगे, जिससे पिछली गलतियों से सीख लेकर कांग्रेस 2028 विधानसभा और 29 लोकसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर अपने विरोधियों से ही नहीं लड़ती हुई नजर आए, बल्कि राहुल गांधी की अपेक्षाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन में भी सुधार नजर आए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को नमस्कार।